नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे पर बिग पिक्चर। बिग पिक्चर में आज हमने कौन कौन सी खबरें शामिल करी हैं, पहले ये देख लेते हैं। तो पहली खबर है जापान से। जापान ने लीथल वेपन्स एक्सपोर्ट पर लगा अपना 80 साल पुराना बैन हटा दिया है। और दूसरी खबर आ रही है यूक्रेन से, जिसने रशिया के 40% ऑयल एक्सपोर्ट कैपेसिटी को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। और तीसरी खबर है इंडिया के उड़ीसा प्रांत की, जहां इरिगेटेड खेत पर इंडस्ट्री लगाने की परमिशन मिली है, लेकिन कड़ी शर्तों के साथ। और चौथी खबर है गुयाना की। गुयाना एक छोटा सा देश जो क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग सीख रहा है। और पांचवी खबर है निफा ग्रुप की, कोलकाता की एक कंपनी जो फार्मिंग मशीनरी में ग्लोबल एम्बिशन रखती है। 5 खबरें हैं, लेकिन एक ही बड़ा सवाल है कि जब दुनिया हिल रही है तो बिजनेसेस और सरकारें कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। जापान जब पीस का बड़ा देश हथियार बेचने की राह पर निकला। जापान के प्रधानमंत्री की कैबिनेट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला किया। जापान ने लीथल वेपन्स एक्सपोर्ट पर लगा अपना 80 साल पुराना बैन हटा दिया। 1967 में बनाए नियम और 1976 में इनेक्टेड पॉलिसी जो जापान को नॉन लीथल आर्म्स तक रिस्ट्रिक्ट करती थी, वो आज बदल गई। अब जापान फाइटर जेट, मिसाइल्स और वॉरशिप्स एक्सपोर्ट कर सकेगा। पहली शर्त, रिसिपिएंट कंट्रीज को यूएन चार्टर के अनुसार इनका इस्तेमाल करना होगा। और दूसरी शर्त, जहां एक्टिव वॉर हो वहां नहीं बेचेंगे। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ये देश जापानीज वेपन्स खरीदने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। जापान ऑस्ट्रेलिया ने $6.5 बिलियन का फ्रिगेट डील पहले ही साइन किया है। चाइना ने इस फैसले की आलोचना की है। और इसका कारण क्या है? तो दोस्तों, जापान का यह यू टर्न क्यों आया? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान ने शांति का रास्ता चुना। आर्टिकल 9 कॉन्स्टिट्यूशन का वो हिस्सा जो जापान को वॉर करने से रोकता है, उसी की भावना से यह वेपन एक्सपोर्ट बैन था। लेकिन दुनिया बदल गई। चाइना की मिलिट्री बड़ी होती जा रही है, नॉर्थ कोरिया मिसाइल्स दाग रहा है, रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया, वेस्ट एशिया में युद्ध है। जापान को लगा सिर्फ अपनी डिफेंस इंडस्ट्री बनाने से काम नहीं चलेगा। अगर एक्सपोर्ट्स की अनुमति नहीं होगी तो स्केल नहीं होगा, कॉस्ट नहीं घटेगी, टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ेगी। एलाइज के साथ डीपर कोऑपरेशन, जैसे ब्रिटेन और इटली के साथ 6th जनरेशन फाइटर जेट, इसके लिए वेपन्स एक्सपोर्ट अलाउ करना जरूरी था। तो दोस्तों, ये फैसला बड़ा है, इसके कई डायमेंशंस हैं। इकोनॉमिक डायमेंशन की अगर हम बात करें तो जापान की डिफेंस इंडस्ट्री जो डिकेड्स से डोमेस्टिक मार्केट तक लिमिटेड थी, अब ग्लोबल मार्केट में उतरेगी। मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज, कावासाकी हैवी इंडस्ट्रीज, इनके लिए नए दरवाजे खुले। स्ट्रेटेजिक डायमेंशन, जापान अब यूएस और एलाइज के साथ और डीपली इंटीग्रेटेड होगा। जो वेपन्स यूएस ने लाइसेंस दिए हैं, जैसे पैट्रियट मिसाइल्स, उन्हें जापान अब एक्सपोर्टर्स को वापस बेच सकेगा। रीजनल डायमेंशंस, चाइना ने क्रिटिसिज्म की और यह क्रिटिसिज्म बताती है कि इस फैसले ने एशिया की सिक्योरिटी इक्वेशन को हिला दिया। भारत के नज़रिए से यह इंटरेस्टिंग है। इंडिया और जापान के बीच डिफेंस कॉपरेशन पहले से है। क्या भविष्य में जापान मेड सिस्टम्स इंडिया आ सकते हैं? यह कन्वर्सेशन अब पॉसिबल हो गई है। अब हम इसका अगर इम्पैक्ट देखें तो जापान का यह फैसला दुनिया को बताता है जियोपॉलिटिक्स बदल रही है। जो देश कभी हथियार नहीं बेचते थे वो अब बेचेंगे। यह ग्लोबल आर्म्स मार्केट को रीशेप करेगा और यह एशिया की सिक्योरिटी डायनेमिक्स को एक नए चैप्टर में ले जाएगा। इसकी बिग पिक्चर क्या है? तो दोस्तों, जापान ने 1945 में जब शांति का रास्ता चुना था तो उसके पीछे एक तबाही थी, हिरोशिमा नागासाकी, एक पूरी जनरेशन का दुख। और आज जब जापान 80 साल के बाद वो बैन हटा रहा है तो ये बताता है कि दुनिया को लगने लगा है कि शांति सिर्फ नीयत से नहीं, ताकत से भी आती है। यह सही है या गलत, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन एक बात तय है, दुनिया का जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप 2026 में बहुत तेज़ी से बदल रहा है। जापान का यह फैसला उसी बदलाव का एक बड़ा सिंबल है। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, यूक्रेन से। यानी कि यूक्रेन का स्ट्राइक, रशिया का तेल रुका, ये एक बड़ी खबर है। यूक्रेन ने रशिया के ऑयल एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर ऐसा अटैक किया है जिसे रॉयटर्स ने मॉडर्न रशिया के इतिहास की सबसे सीवियर ऑयल सप्लाई डिस्ट्रप्शन कहा है। यूक्रेन के ड्रोन अटैक्स ने रशिया के तीनों मेजर वेस्टर्न ऑयल एक्सपोर्ट पोर्ट्स को हिट किया।
बाल्टिक सी पर प्राइमोर्स्क और उस्तलुगा और ब्लैक सी पर नोवोरोसिस्क। रॉयटर्स कैलकुलेशन के अनुसार रशिया का करीब 40% ऑयल एक्सपोर्ट कैपेसिटी यानी 2 मिलियन बैरल्स पर डे ऑफलाइन हो गई। द्रुजबा पाइपलाइन जो यूक्रेन के जरिए हंगरी और स्लोवाकिया को ऑयल सप्लाई करती थी, जनवरी से बंद है। यह तब हुआ जब ग्लोबल ऑयल प्राइसेस $100 पर बैरल को क्रॉस कर चुके थे ईरान वॉर की वजह से। रशिया ने गैसोलीन एक्सपोर्ट बैन फिर लागू करने की बात की। रशिया का ऑयल रेवेन्यू बजट का 1/3 है। कारण दोस्तों इसका समझना जरूरी है, यूक्रेन यह क्यों कर रहा है और यह अभी क्यों। टाइमिंग स्ट्रेटेजिक है। ईरान वॉर की वजह से ऑयल $100 पर बैरल पर हैं। रशिया को इससे विंडफॉल गेन्स मिल रहे थे, यानी ऑयल रेवेन्यू डबल हो रहा था। जेलेंस्की ने कहा रशिया हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर रहा है और हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। यूक्रेन का लॉन्ग टर्म ड्रोन कैंपेन पिछले साल से चल रहा है, लेकिन इस महीने इंटेंसिटी यह 4 गुना बढ़ी। एक एनालिस्ट ने कहा कि यूक्रेन ने रिफाइनरीज को रिपीटेडली हिट किया, रिपेयर्स के दौरान भी। इससे रिकवरी टाइमलाइन बहुत स्लो हो गई। दोस्तों इस अटैक के 3 बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हैं। पहला, रशिया की वॉर फंडिंग कमजोर होगी। ऑयल रेवेन्यू जो बजट का 1/3 है वो घटेगा। यूक्रेन का कैलकुलेशन है अगर रशिया की कमाई घटे तो वॉर लॉन्ग टर्म सस्टेन करना मुश्किल हो। और दूसरा, ग्लोबल एनर्जी मार्केट और टाइट होगी, हॉर्मुज ऑलरेडी बंद है। अब रशिया का 40% एक्सपोर्ट कैपेसिटी भी ऑफलाइन है। इससे ऑयल प्राइसेस और ऊपर जा सकते हैं। और तीसरा, हंगरी और स्लोवाकिया को डायरेक्टली असर पड़ेगा। द्रुजबा पाइपलाइन बंद होने से यूरोपियन यूनियन के ये 2 देश जो अभी भी रशियन ऑयल पर डिपेंडेंट थे, अब अल्टरनेटिव ढूंढने पर मजबूर हैं। यूएस ने एक ट्रिकी सिचुएशन में अपनी पार्टनर्स से यूक्रेन को कहा है कि ऑयल सेक्टर अटैक्स स्केल डाउन करे, क्योंकि इससे ग्लोबल एनर्जी मार्केट और स्पाइक कर सकती है। जेलेंस्की ने कहा जब तक रशिया हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं छोड़ता, हम नहीं छोड़ेंगे। अब इसका इंपैक्ट देखते हैं दोस्तों। इंडिया के लिए रशिया का ऑयल अब और अनरिलायबल हो सकता है। इंडिया ने रशियन ऑयल इंपोर्ट दिसंबर 2025 से घटाए हैं। यह डिसीजन और कंफर्म होता है। ग्लोबल फूड प्राइसेस एनर्जी एक्सपेंसिव होने से फर्टिलाइजर्स महंगी होंगी, फ्रेट महंगी होगी। यह अल्टीमेटली फूड प्राइसेस में रिफ्लेक्ट होगा। बिग पिक्चर क्या है इसका? तो दोस्तों यह जो हो रहा है यह वॉर इकोनॉमी है। जब कन्वेंशनल बैटलफील्ड्स पर जीत हार तय नहीं होती तो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है वेपन। यूक्रेन ने समझ लिया है रशिया को तेल से ही रोको। रशिया ने यूक्रेन की इलेक्ट्रिसिटी को वेपन बनाया। यूक्रेन ने रशिया के ऑयल एक्सपोर्ट को वेपन बनाया और इसका असर टोक्यो से कोलकाता तक, पेरिस से केप टाउन तक हर जगह महसूस होगा। यह 21वीं सदी की वॉर इकोनॉमिक्स है, जहां लड़ाई सिर्फ ट्रेंचेस में नहीं, पाइपलाइंस में और पावर ग्रिड्स में होती है। और अब हम बढ़ते हैं खबर नंबर 3 की तरफ। उड़ीसा, खेत या फिर फैक्ट्री। जी हाँ दोस्तों, उड़ीसा सरकार ने एक महत्वपूर्ण पॉलिसी डिसीजन लिया है। इंडस्ट्रीज को इरिगेटेड एग्रीकल्चरल लैंड पर लगाने की परमिशन दे दी है, लेकिन स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ। शर्त क्या है? जितनी इरिगेटेड लैंड इंडस्ट्री को मिलेगी उसके बदले में डबल कैपेसिटी की अल्टरनेटिव इरिगेशन क्रिएट करनी होगी। यानी 100 हेक्टेयर इरिगेटेड लैंड ली तो 200 हेक्टेयर की नई इरिगेशन कैपेसिटी बनानी होगी। सारा खर्च इंडस्ट्री का। डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज ने गाइडलाइंस जारी की हैं। इंडस्ट्रीज को वाटर कंजर्वेशन फंड में भी कंट्रीब्यूट करना होगा। पॉलिसी का लॉजिक क्या है? एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन दोनों जरूरी हैं, लेकिन एग्रीकल्चरल आउटपुट प्रोटेक्ट करना प्रायोरिटी है। अब कारण देख लेते हैं। तो उड़ीसा मिनरल रिच स्टेट है। आयरन ओर, बॉक्साइट, क्रोमाइट, कोल, लार्ज इंडस्ट्रीज, स्टील, एल्युमिनियम, फर्टिलाइजर्स, इन्हें कंटिन्यूअस लैंड चाहिए और कभी कभी वो लैंड इरिगेटेड एग्रीकल्चरल एरिया में ही अवेलेबल होती है। पहले ये डाइवर्जन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। इंडस्ट्री प्लान्स रुकते थे, जॉब्स नहीं आते थे। अब एक मिडिल पाथ निकाला गया है, कंपनसेटरी इरिगेशन का मैकेनिज्म। जैसे कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन होता है, फॉरेस्ट काटो तो दोगुनी जगह पर पेड़ लगाओ, उसी तरह से ये प्लान बनाया गया है। दोस्तों यह पॉलिसी बैलेंस करने की कोशिश है, लेकिन कुछ सवाल यहाँ पर हैं। पहला, क्या कंपनसेशन एक्चुअली होगा?
कॉम्पनसेटरी अफोरेस्टेशन में कितने पेड़ सर्वाइव होते हैं, यह जग जाहिर है। क्या इरीगेटेड लैंड कॉम्पनसेशन भी ऐसे ही कागज पर रहेगा? दूसरा, छोटे किसानों का क्या? इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स अक्सर कई फार्मर्स की ज़मीन इन्वॉल्व करते हैं। जब ज़मीन जाती है तो किसान की लाइवलीहुड जाती है। इरिगेशन कंपनसेशन किसके खेत में जाएगी? वो सेम किसान जिसकी ज़मीन गई, ये सवाल है। और तीसरी, ओवरसाइट, डबल कैपेसिटी क्रिएट करना, इसे मॉनिटर कौन करेगा, कब तक करेगा? अब अगर हम इसका इम्पैक्ट देखें पॉजिटिव, ओडिशा में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट आएगा, जॉब्स आएंगी, रेवेन्यू आएगा। रिस्क, अगर इम्प्लीमेंटेशन ढीली रही तो खेत जाएगा, इरिगेशन नहीं बनेगी और किसान खाली हाथ रह जाएगा। इस खबर का बिग पिक्चर क्या है? तो दोस्तों, ये सवाल सिर्फ ओडिशा का नहीं है बल्कि पूरे इंडिया का है। जब इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में कॉन्फ्लिक्ट आता है तो बैलेंस कहाँ बनता है? ओडिशा का अप्रोच इनोवेटिव है। डबल इरिगेशन कंपनसेशन, यह अगर सच में इंप्लीमेंट हो तो एक मॉडल बन सकता है पूरे देश के लिए। लेकिन पॉलिसी पेपर पर अच्छी लगती है, ग्राउंड पर तभी काम करती है जब मॉनिटरिंग स्ट्रांग हो, अकाउंटेबिलिटी क्लियर हो और किसान की आवाज़ सुनी जाए। खेत और फैक्ट्री दोनों जरूरी हैं, लेकिन एक की कीमत दूसरे से नहीं चुकाई जानी चाहिए। अब बढ़ते हैं गुयाना की तरफ। छोटा देश लेकिन बड़ी सीख। गुयाना साउथ अफ्रीका का एक छोटा सा देश है। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है। विमेंस इनोवेशंस एंड इन्वेस्टमेंट नेटवर्क विन और एग्रीकल्चरल एजेंसीज मिलकर यह प्रोग्राम चला रही हैं। फोकस है रिजिलियंट फार्मिंग टेक्निक्स, क्रॉप प्रोडक्शन, स्मॉल स्केल एग्री बिजनेस। गवर्नमेंट का प्लान इसे नेशन वाइड एक्सपेंड करना है, बैकयार्ड फार्मिंग से कॉमर्शियल एग्रीकल्चर तक। गुयाना 2015 से ऑयल प्रोडक्शन शुरू करने के बाद तेजी से डेवलप हो रहा है, लेकिन ऑयल के साथ साथ फूड सिक्योरिटी भी बिल्ड करना जरूरी है और यह स्मार्ट थिंकिंग है। तो इसका कारण हम समझते हैं कि गुयाना यह क्यों कर रहा है। क्लाइमेट चेंज गुयाना को डायरेक्टली हिट करता है। फ्लडिंग, ड्रॉट, कैरिबियन रीजन में एग्रीकल्चरल अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। साथ ही हॉर्मुज बंद होने से जो ग्लोबल फूड सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हुई है, उसने हर छोटे देश को सोचने पर मजबूर किया है कि अगर इंपोर्ट्स आना बंद हो गई तो फिर क्या होगा। गुयाना का जवाब है कि अपना खाना खुद उगाओ। तो दोस्तों, यह खबर तो छोटी है, लेकिन इसका मैसेज, इसका संदेश बहुत बड़ा है। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का मतलब है ऐसी फार्मिंग जो कम पानी में हो, एक्सट्रीम वेदर में टिके और कम कार्बन एमिट करे। गुयाना का यह प्रोग्राम वीमेन लेड है। विन के जरिए यह इम्पॉर्टेंट है। दुनिया भर में देखा गया है, जब वीमेन फार्मर्स को ट्रेन और रिसोर्स मिले तो प्रोडक्टिविटी, न्यूट्रिशन, सिक्योरिटी और हाउस होल्ड इनकम तीनों बेहतर होते हैं। इससे भारत के लिए क्या इंस्पिरेशन है? तो हमारे पास 2.3 मिलियन ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं। त्रिपुरा, सिक्किम जैसे स्टेट मॉडल्स बना रहे हैं। लेकिन क्लाइमेट स्मार्ट ट्रेनिंग को और स्केल करना जरूरी है, खासकर वीमेन SHGs के जरिए। इसका अगर हम प्रभाव देखें तो गुयाना के लिए ऑयल रेवेन्यूज़ के साथ फूड सेल्फ सफिशिएंसी, ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के लिए। जब ज़्यादा देश सेल्फ सफिशिएंट हो तो ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन का असर कम होता है। अब इस खबर की अगर हम बिग पिक्चर देखें तो दोस्तों, गुयाना जैसा छोटा देश एक बड़ा सवाल पूछ रहा है। क्या हम अपना खाना खुद उगा सकते हैं, क्लाइमेट के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ और अपनी महिलाओं को एम्पावर करके? यह सवाल हर देश को पूछना चाहिए, भारत को भी। जब ग्लोबल फूड चेन्स हिलती हैं तब वही देश स्टेबल रहता है जिसने अपना फूड सिस्टम स्ट्रांग बनाया हो। अब हम बढ़ते हैं आज की खबर नंबर 5 की तरफ। निफा ग्रुप का वन हॉर्न मेड इन इंडिया सोल्ड टू वर्ल्ड। जी हाँ, ये बड़ी खबर है। कोलकाता की निफा ग्रुप ने अपना नया एग्रीकल्चरल मशीनरी ब्रांड वन हॉर्न लॉन्च किया है। टारगेट है 20 इंडियन स्टेट्स और 10 इंटरनेशनल मार्केट्स, जिनमें यूएस और यूरोप शामिल हैं। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क 20,000 पार्टनर्स तक पहुंचाने का प्लान है कंपनी का। कंपनी का एग्री इक्विपमेंट बिजनेस अभी 60 करोड़ रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है
और रैपिड ग्रोथ का टारगेट है। एक्सपोर्ट मार्केट भी मेजर फोकस है इसका। दोस्तों यहाँ पे हमें कारण समझना जरूरी होता है। दोस्तों यह स्टोरी क्यों इंपॉर्टेंट है ये जान लीजिए। तो इंडिया में फार्म मैकेनाइजेशन बहुत कम है। विकसित देशों में 80 से 90% एग्रीकल्चर मैकेनाइज्ड है। इंडिया में अभी भी बहुत कुछ मैनुअल है और जो मैकेनाइजेशन है वो मोस्टली इंपोर्टेड मशीनरी से ही है या बड़े प्लेयर्स से। स्मॉल और मिड साइज डोमेस्टिक प्लेयर्स बहुत कम हैं। निफा जैसी कंपनी जो कोलकाता से है, टियर 2 सिटी से है, अगर यह ग्लोबल एम्बिशन रखती है तो यह इंडियन एग्री स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एनकरेजिंग है। दोस्तों वन हॉर्न ब्रांड का नाम इंटरेस्टिंग है। रिनोसिरस का एक हॉर्न यानी स्ट्रेंथ और रेजिलियंस, लेकिन चैलेंजेस भी हैं। 20,000 डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स, यह एक बड़ा टारगेट है। इंफ्रास्ट्रक्चर, आफ्टर सेल सर्विस, स्पेयर पार्ट्स नेटवर्क, यह सब स्केल करना कठिन है। यूएस और यूरोप एक्सपोर्ट ये प्रीमियम मार्केट्स हैं। इंडियन एग्री मशीनरी को वहाँ क्वालिटी सर्टिफिकेशन, लोकल कंप्लायंस और ब्रांड ट्रस्ट बिल्ड करना होगा। लेकिन डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल जो पार्टनर ड्रिवन है, इसमें एसेट लाइट अप्रोच है। अगर राइट पार्टनर्स मिले दोस्तों तो स्केल फास्ट हो सकता है। इसका इम्पैक्ट देख लेते हैं। फार्मर्स के लिए इसमें क्या इम्पैक्ट है। तो फार्मर्स के लिए ज़्यादा कंपटीशन, बेहतर मशीन्स, कम प्राइसेस। एम्प्लॉयमेंट के लिए मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सर्विस, नई जॉब्स। और एक्सपोर्ट्स के लिए अगर निफा ग्लोबल मार्केट में सक्सेस मिली तो मेड इन इंडिया एग्री मशीनरी को एक क्रेडिबल नाम मिलेगा। तो दोस्तों इस कहानी का बिग पिक्चर अगर आप देखें तो एक कहानी है जॉन डीरे, अमेरिका की सबसे बड़ी एग्रीकल्चरल मशीनरी कंपनी की। 1837 में एक ब्लैक स्मिथ ने शुरू की थी एक गांव में, एक स्टील प्लो से। निफा ग्रुप भी 2026 में एक नई शुरुआत कर रही है। 60 करोड़ का बिजनेस है, वन हॉर्न ब्रांड, 20 स्टेट्स का टारगेट। क्या यह अगला जॉन डीरे बनेगा? शायद हाँ, शायद नहीं, लेकिन यह स्पिरिट जरूरी है। जब इंडिया के फार्म्स को बेटर मशीन्स मिलेंगी तब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कम वेस्ट होगा, फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी और अब वो मशीन्स मेड इन इंडिया हों तो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी भी बढ़ेगी। और यही है कल और आज की बिग पिक्चर। दोस्तों हमारा ये बिग पिक्चर कार्यक्रम आपको कैसा लगता है, हमारा विश्लेषण कैसा लगता है, ये हमें कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं। और इस बिग पिक्चर के अंदर आप और कौन कौन से खबरें, कौन कौन से टॉपिक्स शामिल कराना चाहते हैं वह भी आप हमको लिख सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।